स्वागत है आपका अदायु व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। पिछली बार हमने बात करी पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। अगर इनके सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी लेनी हो देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो। आज हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर क्यों होता है और इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल एक एस्टैब्लिश्ड अप्रोच है टू अंडरस्टैंड मेंटल इलनेसेस। बायोलॉजिकल हमारा जेनेटिक्स, न्यूरोनल एस्पेक्ट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, साइकोलॉजी हमारा अपब्रिंगिंग, हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच और हमारी एनवायरनमेंट, और यही मोडालिटीज़ को ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं मोस्ट इलनेसेस के लिए। अब पैनिक डिसऑर्डर एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स अपने आप में दुनिया में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को होते हैं। उनमें से कुछ लोगों में पैनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पैनिक अटैक्स बार बार आते हैं और उस पैनिक अटैक की वरी में क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्पेयरमेंट हो जाती है, प्लस कॉन्स्टेंट मेडिकल अटेंशन के लिए ये पेशेंट्स बार बार हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सिचुएशंस में जाते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर जेनेटिक्स का ये मतलब नहीं है कि परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि सबको होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अराउंड 40% इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी होती है। जेनेटिक्स ये भी हमें बताता है कि जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है किसी बीमारी का वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच ऑलमोस्ट मीन्स कि वी आर बॉर्न विद दिस प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक्स के सिवाय और भी फैक्टर्स हैं जो पैनिक में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हार्मोन्स भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है और एमिगडाला का रोल है। रिया, एमिगडाला के रोल से शुरू करें, बताएं कि उसका क्या इम्पैक्ट है, देन हेल्प अस अंडरस्टैंड द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द हार्मोनल कंपोनेंट। सो एमिगडाला हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, ये आलमंड शेप्ड का होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो कि रोल प्ले करता है फियर रिस्पॉन्स में। तो जब भी हमें ये पैनिक अटैक आता है तो उस टाइम पे एमिगडाला बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण हमें ये फियर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चोकिंग सेंसेशन हो गया, पाउंडिंग हार्ट बीट हो गया या फिर ट्रेमर्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हमें एमिगडाला के डिसफंक्शन में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, गाबा हो गया। ये जो नॉर्मली होते हैं ये यूजुअल लेवल पे होते हैं, बट जब हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ता है या एंजाइटी रिस्पॉन्स हम जिसको कहते हैं, तो उसमें ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये डिसरेगुलेट हो जाते हैं या डिसरप्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दैट इज़ वी कॉल्ड एज पैनिक अटैक। तो उस टाइम पे ये डिसफंक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण हम इसको पैनिक डिसऑर्डर में बोलते हैं। उसके साथ ही साथ एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो क्या होता है कि आपका जो HPA एक्सिस होता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, तो जब इस एक्सिस में डिसफंक्शन होता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है, जिसके कारण भी ये फियर रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। सो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हुए। सो रोशनी, बायोसाइकोसोशल मॉडल की मैं बात कर रहा था, साइकोसोशल फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में बताइए। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एक तो जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, तो जिसको हम बोलते हैं एसेस, यानी कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो कि 17 ईयर्स एंड बिलो के एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इससे चांसेस या रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है पैनिक डिसऑर्डर होने का। उसी के साथ साथ कुछ टेम्परामेंट के भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक एंग्जाइटी सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है कि जिन लोगों में एंग्जाइटी सेंसिटिविटी थोड़ी हायर होती है उनके अगेन उनको रिस्क ज़्यादा है पैनिक डिसऑर्डर होने का। सेम वे एक हार्म अवॉइडेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है एज अ कंस्ट्रक्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह, टेम्परामेंट की तरह। तो उसमें भी अगर मेरा हार्म अवॉइडेंस का थ्रेशोल्ड अगर थोड़ा हायर है तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं कि मुझे पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। और उसी के आगे अगर हम मेंटेनिंग फैक्टर्स की बात करें, जो हम अवॉइडेंस बिहेवियर करते हैं, जितना हम अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन में कि हम वहाँ जाएंगे और हमें पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, उससे ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर का मेंटेनेंस बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक पैनिक अटैक रिकर हो सकता है। और इसीलिए क्योंकि हम अवॉइडेंस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द इलनेस, एक्सपोजर एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट इन अ ग्रेजुअल वे
इज़ वॉट वी डू, राइट? कि क्योंकि अगर मुझको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और मैं किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहा हूँ, तो थ्रू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप मुझे ग्रेजुअली उसको एक्सपोज करवाएंगे, जिससे वो अवॉइडेंस कम होके मुझे ये भी समझ में आए कि यहाँ इतनी कोई डर वाली बात नहीं है एंड आई कैन गो थ्रू दिस। सो जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में बताइए। ऑफ कोर्स साइको एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, जहाँ हम बताएंगे कि ये एक बीमारी है, बीमारी के कॉजेज़ क्या हैं, इस बीमारी में जो आपको डर है एक फिज़िकल इल हेल्थ का, वो आपका डर सही नहीं है, वो बीमारी ही आपको वो डर दे रही है, इसका इलाज हो सकता है, इसमें मेडिसिन काउंसलिंग का रोल है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करने हैं। बट जिस तरह की हम काउंसलिंग थेरेपी करेंगे वो हम क्या करेंगे? सो जैसे आपने बोला साइको एजुकेशन के बाद साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस में सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनफैक्ट माना जाता है पैनिक डिसऑर्डर के लिए। यानी कि वी आर एड्रेसिंग की जो इंडिविजुअल के जो थॉट पैटर्न्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं रिलेटेड टू एंग्जाइटी, रिलेटेड टू अवॉइडेंस बिहेवियर, हम उनको एड्रेस करते हैं। उसमें जो वैलिडिटी चेक करते हैं थॉट्स की, कॉग्निटिव चैलेंजिंग करते हैं, तो वैसे करके हम थॉट प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं ताकि बिहेवियरल चेंज हम देख पाएँ और पैनिक डिसऑर्डर के तरफ जो हमारे फॉल्टी बिलीफ्स हैं उनको हम ऑल्टर कर पाएँ। साथ ही साथ हम रिलैक्सेशन, जैसे आपने बोला एक्सपोजर थेरेपी, बिहेवियरल टेक्निक्स में ये दोनों बहुत ही इनका एविडेंस देखा गया है। एक्सपोजर जैसे कि आपने समझाया कि जिन सिचुएशन से हम अवॉइड करते हैं, भागते हैं, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली, चाहे सिस्टमेटिकली करें या उन्हीं सिचुएशंस में डिपेंडिंग ऑन कि क्या वो एक्चुअल सिचुएशन है जिससे हम डर रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे उस सिचुएशन में, और साथ ही साथ बिहेवियरल रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई करेंगे ताकि हम अपने सिम्टम्स के कंट्रोल में आ पाएँ और हमें वो एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी वाला जो सिम्टम है उसको हम बेटर मैनेज कर पाएँ। और वो जो होता है कि द कैटास्ट्रोफाइजिंग, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ख़राब होगा, वो जो कॉग्निटिव एरर्स हैं उसको आप थ्रू कॉग्निटिव करेक्शंस यू विल हेल्प दैट, राइट? हाँ जी, सो लाइक आई वाज सेइंग कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के सारे टेक्निक्स जो हम चैलेंज करेंगे, जो फॉल्टी बिलीव्स है, ये जो एक कॉग्निटिव एरर जिसको बोलते हैं, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे विद अ मोर रैशनल, विद अ मोर वैलिड थॉट प्रोसेस, कि एविडेंस ढूंढेंगे कि क्या सच में जो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग हो रही है, क्या सच में उसके लिए कोई एविडेंस है, क्या सच में उससे डरने की ज़रूरत है, और फिर अपने आप की थिंकिंग को करेक्ट करके फिर बिहेवियर में भी वो चेंज हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। माइंडफुलनेस का रोल? इनफैक्ट वो थर्ड वेव जो अप्रोचेस हैं थेरेप्यूटिक, उसका भी रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 8-10 साल में एविडेंस देखा गया है, जहाँ की हम अगर हम सीबीटी और ये सेकेंड वेव थेरेपीज़ की बात करें, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस इनकरेक्ट है और हम उसको वैलिड और मॉडिफाई कर रहे हैं। जो ये थर्ड वेव की अप्रोच है, यहाँ पर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो ये मेरा थॉट प्रोसेस है इसका भी कोई एक रूट कॉज है, एक वैलिड एक्सपीरियंस भी है, लेकिन साथ के साथ हम कमिट कर रहे हैं कि इसको टॉलरेट करें और कैसे उसमें एक चेंज भी ला पाए अपने बिहेवियरल पैटर्न में, अलॉन्ग विद जो भी हमारे सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी का हिस्सा हुआ। हाँ जी। एंड न्यूरोबायोफीडबैक? सो न्यूरोबायोफीडबैक भी एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होता है, खासकर पैनिक डिसऑर्डर में, क्योंकि इतने सारे फिजियोलॉजिकल जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हमें खुद को हम मॉनिटर कर पा रहे हैं हमारे बॉडीली फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को, और हमें उसका फीडबैक मिल रहा है, तो अगेन एक सेंस ऑफ कंट्रोल, एक सेंस ऑफ एजेंसी मिलने लगता है हमें अपने खुद के सिम्टम्स के ऊपर, और हम उसको मॉनिटर करके मॉडिफाई करके हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस जैसे अटैक है तो ये सिम्टम्स आएंगे और चले जाएंगे, और हमारा फियर, जो एग्जैजरेटेड फियर रिस्पॉन्स होता है, वो हम थोड़ा मैनेज कर पाते हैं बेटर। सो जो लैक ऑफ कंट्रोल की फीलिंग आती है एक एपिसोड में, थ्रू बीइंग एबल टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग प्रोसेस, योर हार्ट रेट एंड बीइंग एबल टू रिलैक्स, तो वो सेंस ऑफ कंट्रोल आता है। सो दैट इज़ व्हाट हेल्प्स। सो रिया, हमने बात करी साइको सोशल ट्रीटमेंट्स की, हमने बात करी साइको एजुकेशन की। जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट था हमारे, जब हम कॉजेज़ की बात कर रहे थे, तो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या होगा? मेडिकेशन इसमें इंडिकेटेड है तो हम कब देंगे और किस तरह की मेडिकेशन ट्रीटमेंट होगी? सो मेडिकेशंस में हम एक्यूट सिम्टम्स के लिए देते हैं, और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है हम वो भी दे सकते हैं। तो एक्यूट एपिसोड्स के लिए हम प्रेफर करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। सो हम बेंजोडाइज़ेपिन्स एक्यूट अटैक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम उसको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अटैक आने वाला है, जो एप्रीहेंशन होता है, उसके साथ साथ जब ऑलरेडी आपको अटैक आ चुका है, तो तब हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स।
उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे SSRI। जैसे हमने कॉजेज़ में बात किया कि सेरोटोनिन का डिसफंक्शन होता है, तो उसको भी हम रेगुलेट करने की, उसको बेस लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। तो SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो ये मेडिकेशंस हमारा उसमें रोल प्ले करती है कि जो आपका सेरोटोनिन डिसबैलेंस हुआ है या आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स डिसबैलेंस हुए हैं, उसको लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। सो अक्यूट वुड बी जस्ट अ कपल ऑफ डेज, 2-3 दिन के लिए आपने दिया, क्योंकि सीरोटोनर्जिक इंटरवेंशन जो है उसको सेटल होने में टेक अबाउट 2 to 3 weeks फॉर द मेड्स टू स्टार्ट एक्टिंग। बीटा ब्लॉकर्स का भी रोल होगा, बिकॉज समटाइम्स वो जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, खास करके पैल्पिटेशन, पर्स्पिरेशन, उसमें वी कैन यूज़ बीटा ब्लॉकर्स अगेन इन द अक्यूट शॉर्ट टर्म, एंड द बेंजोडाइज़ेपिन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन SOS, जैसा आपने बताया। अरे आपने बात करी SSRIs की, कि हम एक सीरोटोनिन पाथवे को करेक्ट कर रहे हैं, जो एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। हमने बात करी बेंजोडाइज़ेपिन्स की, जो अक्यूट फेज में और SOS में काम करेंगे। वेरी सिमिलर रोल फॉर बीटा ब्लॉकर्स ऑल्सो। पर बहुत बार लोग आके हमसे पूछते हैं, खास करके जब वो ऑनलाइन सर्च करते हैं दैट ये बेंजोडाइज़ेपिन से तो एडिक्शन हो जाएगा, तो उस समय हम उन्हें क्या बोलें कि, और जो भी लोग सुन रहे हैं, कि आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एज एन SOS या फॉर एन अक्यूट बेंजोडाइज़ेपिन, बट उसका जो एडिक्शन पोटेंशियल है उसके बारे में व्हाट डू वी डू? जनरली हम जो बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देते हैं, और वो जनरली कंट्रोल करता है एक्यूट एपिसोड्स को। अब क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते या फिर कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू करके उसके बाद हम बंद करते हैं, बट अगर कोई उसको आउट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा है बेंजोडाइज़ेपिन्स को, तो उसमें एडिक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। कि जब आप बिना किसी रीज़न से या फिर आप बिना डॉक्टर्स के एडवाइस के आप उसको कंज्यूम कर रहे हो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर रहे हो, तब हम बोलते हैं कि वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। सो बेसिकली अगर आप अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा आपने बताया कि नॉट जस्ट फॉर पैनिक डिसऑर्डर, फॉर अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऑल्सो, आप अगर बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ भी कर रहे हैं तो वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर एडवाइस फॉलो करेंगे तो फिर एडिक्शन पोटेंशियल नहीं रहेगा। बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्जेशन रोशनी, मुझे पैनिक डिसऑर्डर है, मैं अगर खुद से क्या करूं, what kind of self-care habits should I have that will improve the quality of my life? आई थिंक मेजरली लाइफस्टाइल इज़ समथिंग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो हेल्प कर सकता है। यानी कि हम एक्सरसाइज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि डेली एक्टिविटी में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल उसको रूटीन में इंक्लूड हम करें। दूसरी चीज़ है डाइट का भी हम ध्यान रखें, यानी कि अल्कोहल, निकोटीन, सब्सटेंसेस से थोड़ा दूर रहें, उससे एंग्जाइटी और पैनिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी अगर हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके पहले चेक करें उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो रिलैक्सेशन की जो हमने बात करी थी, चाहे वो योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, जो भी हमें हेल्प करता है, अगर उसको भी अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाएं तो वो भी हेल्प कर सकता है हमें पैनिक अटैक से बेटर डील करने में। और थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा रिलैक्सेशन करिए, थोड़ा इन्जॉयमेंट करिए, लाइफ को भी थोड़ा इन्जॉय करिए, ब्रेक्स लीजिए। ये हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी अगर हम राइट काइंड ऑफ बैलेंस करेंगे। लेकिन जहाँ तक पैनिक डिसऑर्डर का सवाल है, पैनिक डिसऑर्डर एक बीमारी है। बार बार इमरजेंसीज़ में जाने के बदले आप अपने फिजिशियन से बात करिए और पैनिक डिसऑर्डर की जानकारी लीजिए। आपको पता चलेगा कि पैनिक अटैक एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी एपिसोड है जो शारीरिक तौर पे हमें कोई थ्रेट नहीं दे रहा, और अगर हम उसका इलाज कराएंगे, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्प हो, हमारा अपना सेल्फ चेंज हो, मेडिकेशंस हो, उससे उसकी हेल्प है और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।